अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ गोबलियन मार्केट। और ये पोएम मैंने कोशिश किया है कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इस तरह से डिस्कस किया जाए कि उनका एक दफ़ा ये जो पोएम है जो कि उनके सिलेबस का हिस्सा है, तो ये एक दफ़ा रिवाइज़ हो जाए उनकी। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चीज़ें जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करूं। तो आप अपने रजिस्टर्स को साथ रखिएगा, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको साथ साथ पॉइंट आउट भी कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम को। सबसे पहले जी क्रिस्टीनिया रोज़ेटी जो हैं, हम इनकी अर्ली लाइफ को देखेंगे, बायोग्राफी को देखेंगे। तो ये इंग्लैंड लंदन में पैदा होती हैं। गैब्रियल रोज़ेटी की बेटी हैं जो इटालियन पोइट हैं, और पॉलिटिकल एग्ज़ाइल भी उन्होंने फेस की। पॉलिटिकल एग्ज़ाइल उन्होंने पॉलिटिकल राइटिंग्स की वजह से की थी, और इसकी डिटेल हम थोड़ी देर तक देखते हैं। एंड फ्रांसिस पोलिडेरी ये इनकी मदर हैं, हु वाज डीपली रिलीजियस, जो मजहबी थी। क्रिस्टीनिया ग्रो अप इन अ लिटरेरी फैमिली। लिटरेरी फैमिली में ये पली बड़ी हैं। इनके जो दो भाई थे, दांते गैब्रियल रोज़ेटी एंड विलियम माइकल रोज़ेटी, ये सेंट्रल फिगर हैं जो प्री रेफलाइड ब्रदरहुड मूवमेंट चली थी, आर्ट और लिटरेचर ही उसमें। ये प्री रेफलाइड ब्रदरहुड मूवमेंट क्या थी, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इन्होंने घर में अपनी मदर के पास ही एजुकेशन हासिल की, और एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपनी बैकग्राउंड बना ली थी लिटरेचर और रिलीजन के रिलेटेड। क्रिस्टीनिया जो हैं ये बीमार भी नहीं, और डिप्रेशन हम देखते हैं इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहा, और यही हम इनकी पोइट्री में इसके असरात भी देखेंगे। डीपली रिलीजियस थी, एंग्लो कैथोलिक जो ब्रांच ऑफ चर्च है इंग्लैंड की उसके साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड थी। और यही फेथ जो है ये इनके हम देखते हैं इनके थीम्स में नज़र आएगी। थीम कौन सा है इनकी पोइम्स का? लव, डिनोंसिएशन एंड मोर्टेलिटी। लिटरेरी करियर की बात करें तो इन्होंने पोइट्री जो है एट द यंग एज राइटिंग लिखना शुरू कर दी थी, और पहली दफ़ा जब वो पब्लिश हुई तो 1840 में एक लिटरेरी मैगजीन में पब्लिश हुई। अच्छा जी, इनका जो मंजर आम पर आने का की वजह बनी वो इनकी किताब गोबलियन मार्केट एंड अदर पोएम थी, और बहुत ज़्यादा इसे प्रेज़ मिली, और इसकी वजह से ये मेजर पोइट्स में कंसीडर हो गई विक्टोरियन एज के। और इम्पोर्टेंट वर्क्स की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट वर्क्स को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये भी पूछा जा सकता है कि इसके वर्क्स के नाम बताएं। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर राइटर के 5 से 6 जो भी उसके वर्क्स हैं उनको देखना ज़रूरी होता है। तो नाम देखते हैं: द प्रिंसेस प्रोग्रेस एंड अदर पोएम्स, सिंग सॉन्ग, अ नर्सरी राइम बुक, अ पेंजेंट एंड अदर पोएम्स। हर पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर themes ऑफ फेथ, लव, डेथ, टेम्पटेशन एंड वुमेन्स रोल इन सोसाइटी। तो इनकी जो पोएट्री के थीम है वो हमें ये डेथ, लव, टेम्पटेशन एंड वुमेन रोल इन सोसाइटी के अबाउट नजर आएंगे। स्टाइल और थीम पर बात की जाए तो लिरिकल सिंप्लिसिटी नजर आती है, सिंबलिज्म है, इमोशनल डेप्थ है इनकी पोइट्री में, इमेजरी यूज़ करती हैं, रिपीटेशन यूज़ करती हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस को यूज़ करती हैं। इनके फेमस वर्क्स जो हैं जिस तरह से रिमेंबर है, ब्लीक मिडविंटर है, तो ये दिखाते हैं कि इनका फोकस है मोर्टेलिटी और स्पिरिचुअलिटी पर। बाद की बात करें तो क्रिस्टीनिया जो थी इन्होंने कभी भी शादी नहीं की थी, बहुत से शादी के प्रपोजल ठुकरा दिए, उसकी वजह रिलीजियस कन्विक्शन थी। और उसके अलावा बाद के सालों में अगर हम देखें तो इन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ी, और आखिरकार कैंसर की बीमारी भी इनको हुई, और इनकी डेथ होती है लंदन में, और इन्हें हाई गेट सिमेट्री में दफन किया जाता है। अगर हम लेगेसी की बात करें यहाँ, तो क्रिस्टीनिया रोज़ेटी जो हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल पोइट्स में से कंसिडर की जाती हैं, और इनके जो इन्फ्लुएंस हैं वो हमें इनके बाद आने वाले राइटर्स पर भी इनके इन्फ्लुएंस नज़र आते हैं। वर्जीनिया वुल्फ भी उन्हीं राइटर्स में शामिल हैं जो इनसे इन्फ्लुएंस थे, और इनके जो काम हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े गए, किसकी वजह से कि उनमें इमोशनल डेप्थ थी और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन था। रोज़ेटी के फादर जो हैं, क्रिस्टीनिया रोज़ेटी के फादर जिनका नाम गैब्रियल रोज़ेटी है, वो इटालियन पोइट हैं। तो उनकी पॉलिटिकल एग्जाइल अब देख लेते हैं क्यों हुई थी। उन्होंने पैट्रियोटिक पोइट्री लिखी थी अगेंस्ट द रूलिंग पावर्स इन नेपल्स, क्योंकि इनके जो पॉलिटिकल व्यूज़ थे और रेवोल्यूशनरी राइटिंग्स थी, इसकी वजह से इनको फोर्स किया गया कि वो इटली से चले जाएं। तो ये लंदन में फिर चले गए थे 1824 में। वहाँ पे जाके प्रोफेसर ऑफ इटालियन लैंग्वेज हम कह सकते हैं बन गए थे एट किंग्स कॉलेज लंदन। और इनकी मदर जो फ्रांसिस मैरी पोलिडोरी हैं वो एग्जाइल नहीं हुई थी, बल्कि वो तो इंग्लिश थी, और वो गेतानो पोलिडोरी की बेटी थी जो कि इटालियन स्कॉलर ही थे, और वो खुद ही इंग्लैंड मूव हुए थे
और वो एग्ज़ाइल के नतीजे में मूव नहीं हुए थे। अच्छा जी, प्री फ्लाइट मूवमेंट को अगर हम देखें तो 1800 के मिड में जो है आर्ट स्कूल्स थे जो इंग्लैंड के, उन्होंने कुछ रूल्स बेस्ड जो है स्टाइल बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं कि राफेल के स्टाइल को फॉलो करते, जो रेनेसां पेंटर भी है। स्कूल ऑफ एथन की पेंटिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये मशहूर है। आर्टिस्ट फेल्ट ही स्टाइल हैड बिकम टू पॉलिश्ड, आर्टिफिशियल एंड लाइवलेस। तो मिड 1800 में जो आर्ट स्कूल थे इंग्लैंड के, जो स्पेसिफिक राफेल के स्टाइल को फॉलो कर रहे थे, उनमें से कुछ आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने ये फ़ील किया कि इनका जो स्टाइल है ना, ये ज़्यादा आर्टिफिशियल है, ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी की वजह से उसमें लाइफलेसनेस नज़र आती है। तो जो यंग आर्टिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि ज़िंदगी जो है ना, इसे ओरिजिनली पेंट करना चाहिए, डीप इमोशंस होने चाहिए, और ये जो स्टिफ किस्म की ट्रेडिशन है, इससे हमें हटना चाहिए। वो अब क्या करते थे, मिडिवल आर्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। वो समझते थे कि मिडिवल आर्ट जो है वो ज़्यादा नेचुरल है, सिंपल है, स्पिरिचुअल है। तो वो तंग आ गए थे। जो रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट के स्ट्रिक्ट किस्म के रूल थे, जो कंट्रोल कर रही थी हर किस्म के आर्ट को, चेक कर रही थी और स्पेसिफिक रूल्स के अंदर चेक कर रही थी कि अच्छा आर्ट क्या होता है। तो इन्होंने उसके खिलाफ बगावत शुरू की और अपना जो नाम अपने ग्रुप का रखा, वो प्री रेफ्लाइट ब्रदरहुड रखा। अच्छा जी, अब क्या उनका विजन था? दे वांटेड आर्ट एंड पोएट्री टू बी ऑनेस्ट, फुल ऑफ डिटेल, कलर एंड मीनिंग। वो चाहते थे पोएट्री जब भी लिखी जाए, उससे ट्रू लिखा जाए, उसमें डिटेल्स हो, उसमें मीनिंग हो। इसके बजाय कि हम पुरानी चीज़ों को फॉलो करें, हम फितरत को डिस्कस करें, रिलीजन को डिस्कस करें, एंड लिटरेचर को देखें फॉर इंस्पायरेशन। अच्छा जी, अब हमने बैकग्राउंड को देख लिया, तो अब हम चलते हैं अपनी पोएम की तरफ। पोएम में सबसे पहले टाइटल को देखें कि गॉब्लिन मार्केट का क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो गॉब्लिन है, ये मैजिकल से वेल्थ क्रिएचर हैं, स्ट्रेंज आपको दिखाई जाएंगी पोएम में, कि अजीबो गरीब से ये हैं कि अजीब सी इनकी शेप बताई जाएगी। और इसके अलावा गॉब्लिन के बाद लफ्ज़ है मार्केट। मार्केट को हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी गॉब्लिन को देखते हैं। गॉब्लिन क्या करते थे, ये यंग जो वुमेन थी, जिनको मैडन भी हम कहते हैं, उनको टेम्प्ट करते थे अपने एग्जॉटिक फ्रूट के थ्रू, और ये सिन को सिंबलाइज करते हैं, लस्ट और वर्ल्डली डिज़ायर को। मार्केट क्या होती है? मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रेड किया जाता है, जहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। तो यहाँ पर जो गॉब्लिन है वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर चीज़ें बेच ही रही हैं, ठीक है। टेम्पटेशन की जो है वो हम कह सकते हैं टेम्पटेशन को सेल कर रहे हैं, ओपनली सेल टेम्पटेशन लाइक अ कमोडिटी, मेकिंग सिन लुक अट्रैक्टिव एंड एक्सेसिबल। तो वो सिन जो है, गुनाह जो है, उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव करके पेश कर रहे हैं और ज़्यादा इजीली उसको लोगों के लिए कर रहे हैं कि वो ले सकते हैं। अच्छा जी, मोरल और रिलीजियस अंडरटोन इसमें से क्या मिलती है? मार्केट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड फुल ऑफ चॉइसेस, बार्गेन्स एंड डेंजर्स। मार्केट जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करती है दुनिया को, जिसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा होती हैं बार्गेन्स, जिस तरह से मार्केट में होती हैं, इसी तरह दुनिया में भी होती हैं, एंड डेंजर्स और ख़तरात को। वाइल द गॉब्लिन एम्बॉडी सैटेनिक फोर्सेस दैट ल्योर पीपल इनटू सिन। जो इसमें गॉब्लिन है, वो शैतानी फोर्सेस हैं जो लोगों को गुनाह की तरफ बुला रही हैं। और जो ये टाइटल है, प्रिपेयर्स द रीडर फॉर अ क्रिश्चियन एलिगरी ऑफ टेम्पटेशन, फॉल एंड रिडेम्पशन। ये लोगों को एक आइडिया देती है किस चीज़ का? क्रिश्चियन एलिगरी का। और क्रिश्चियन एलिगरी से मुराद है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट था टेम्पटेशन, फॉल और रिडेम्पशन का, उसकी तरफ ये टाइटल जो है रीडर्स को ले जाता है। इसमें अगर हम देखें तो रिफ्लेक्शन नज़र आती है विक्टोरियन सोसाइटी की। The poem also reflects Victorian anxieties about family, a female purity, desire, and consumerism, just like a market society was full of offers, dangers, especially for women. तो अगर हम पोएम देखें तो पोएम हमें बताती है कि विक्टोरियन जो फीमेल थी, उनकी प्योरिटी और डिज़ायर और उनकी इनएग्जाइटी के बारे में बताती है। इसी तरह से हमें बताती है कि जिस तरह से मार्केट होती है ना, इसी तरह से ये जो सोसाइटी है, ये भी डेंजर से भरी हुई है। ख़ास तौर पर औरतों को ख़तरा था। तो बैकग्राउंड देखते हैं इसकी क्या थी। ये जो पोएम है, ये 1862 में पब्लिश हुई है एक कलेक्शन में, गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स। ये रोज़ेटी की सबसे ज़्यादा नुमाया पोएम थी और इसकी वजह से वो लीडिंग जो विक्टोरियन पोएट्स थे उनमें कंसिडर की जाती थी। ये पोएम क्रिस्टीना रोज़ेटी के रिलीजियस फेथ को भी बताती हैं और सीन में उनका क्या बिलीव था, टेम्पटेशन, सेक्रीफाइस और रिडेम्पशन के हवाले से उनकी क्या सोच थी। और देखने में ये एक फ़ोकलोर लगती है, फ़ेयरी टेल लगती है, जहाँ पर जो गॉब्लिन्स हैं वो सिम्बलाइज़ कर रहे हैं इविल को,
पर्सनल कॉन्टेक्स्ट को अगर देखें तो ज़ैटी स्पेंट मच ऑफ हर लाइफ इन रिलीजियस इन्वायरमेंट, ज़्यादातर टाइम उन्होंने मज़हब में के आबो हवा में गुजारा। टर्निंग डाउन सिवरल मैरिज प्रपोजल फॉर फेथ रीज़न, बहुत से जो उनके मैरिज के प्रपोजल आए हैं उन्होंने अपना एक जो स्पेसिफिक फेथ था उसकी वजह से उनको रिजेक्ट किया। हर पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ इलनेस सेक्रीफाइस एंड रिनाउंसिएशन इको इन द पोइम्स थीम, उनके जो पर्सनल एक्सपीरियंस थे बीमारी के हवाले से या सेक्रीफाइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं, वो हमें इनकी पोएम में नज़र आएंगे। विक्टोरियन era was marked by strict views on female purity, morality and rules in society। विक्टोरियन era में स्ट्रिक्ट किस्म के रूल थे, ख़ासतौर पर औरत की प्योरिटी के हवाले से, उसकी मोरालिटी के हवाले से, उसका क्या रोल है सोसाइटी में। The poem indirectly comments on issues like female desire, sisterhood, social anxiety about sexuality and consumerism। तो पोएम जो है इनडायरेक्टली इसने कुछ इश्यूज़ को डिस्कस किया है, और जिस तरह से ये इश्यूज़ आपके सामने हैं, फीमेल डिज़ायर को, सिस्टरहुड को, सोशल इनएग्जाइटी जो होती है, सेक्सुअलिटी के बारे में, कंज्यूमरिज्म के बारे में। क्रिटिकल रिसेप्शन को अगर हम देखें तो इसमें वो बता रहे हैं कि एट फर्स्ट मैनी रीडर ट्वीटेड इट एज अ चिल्ड्रंस फेरी टेल बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी लाइक रिदम एंड इमेजरी। शुरू में लोगों ने ये समझा कि ये कोई बच्चों की कहानी है और उसको वो इसको इस तरह से इंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन एलिगरी है, एक फेमिनिस्ट टेक्स्ट है, और इवन ये क्रिटिक है विक्टोरियन कैपिटलिज्म पर। तो यहाँ पर हम अब चलते हैं इसके कैरेक्टर्स को समझते हैं गॉबलिन मार्केट के। इसमें लोरा है, ये दो बहनें हैं, लोरा और लीजी, ठीक है। लोरा जो है वो टेम्प्ट हो जाती है गॉबलिन के फ्रूट से, ये उनको खाती है और फिर इसका डिक्लाइन हो जाता है, ये सिंबल ऑफ सिन बन जाती है और इसका स्पिरिचुअल फॉल होता है। उसके बाद लिज़ी को देखें तो ये लौरा की सिस्टर हैं, लेकिन ये उसके बरक्स ब्रेव हैं, सेल्फलेस हैं, और ये इसको बार बार मना करती हैं कि वो ना ले, और ये सेक्रीफाइस प्योरिटी और रिडेम्पशन को रिप्रेजेंट करती हैं। गॉबलिन मैन को देखें तो एनिमल लाइक ट्रेडर्स हमें नज़र आते हैं और अपने फ्रूट से लोगों को टेम्प्ट करते हैं, ईवल हैं, वर्ल्डली टेम्पटेशन है, और सैटेनिक फोर्सेस हैं जो कि ल्यूर कर रही हैं मासूम लोगों को, इनोसेंट लोगों को। इसमें जानी का एक कैरेक्टर देखेंगे हम, एक लड़की है जो गॉबलिन का फ्रूट चख लेती है और फिर इस तरह से वो वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये वार्निंग होती है लोरा के लिए ऑफ व्हाट कुड हैपन, सब एज अ वार्निंग फिगर टू लोरा ऑफ व्हाट कुड हैपन। तो ये लोरा के लिए एक वार्निंग के तौर पर कैरेक्टर दिखाया गया है। और नरेटर इसका आप देखते हैं कौन है, एक अननेम्ड वॉइस है जो कि स्टोरी बता रही है और गाइड कर रही है रीडर को, मोरल लेसन दे रही है जो कहानी के पीछे है। अच्छा जी, अब इसकी समरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टोरी में दो बहनें हैं, लॉरा एंड लिज़ी, और वो अब देखते हैं कि वो गॉबलिन जो आदमी है वो उन्होंने मार्केट में आवाज़ लगा रहे हैं कि आप जो है हमारे एक्जॉटिक फ्रूट्स को ख़रीदें। लॉरा जो है बड़ी क्यूरियस और टेम्प्ट हो जाती है और उन फ्रूट्स को खाने की कोशिश करती है और वो खा लेती है। उसके बाद क्या होता है, नो लॉन्गर हेयर द गॉबलिन क्राइज एंड बिगिंस टू वेस्ट अवे लॉन्गिंग फॉर मोर। अब वो जो गॉबलिन्स हैं उनकी आवाज़ों से सुनाई देना बंद हो गई हैं और वो जो है उसे भी और ज़रूरत है, वो और डिज़ायर कर रही है मुझे मिले। तो लिज़ी क्या करती है, वो डिटरमिन होती है, वो सोचती है कि मैं अपनी सिस्टर को ज़रूर बचाऊँगी। तो वो गॉबलिन्स के पास जाती है पैसे लेके ताकि वो उससे फ्रूट ले सके, लेकिन वो क्या करते हैं, वो इस पर अटैक करते हैं, जूस जो है इसके ऊपर उसे मल देते हैं इसके फेस पर। गुस्से में लिज़ी जो है वो बर्दाश्त करती है जुल्म और जबर को सिर्फ इसलिए कि जो अपनी सिस्टर है उसको वो प्रोटेक्ट कर सके। टेलिंग लोरा टू ईट मी ड्रिंक मी, और जब घर जाती है अपनी सिस्टर को कहती है कि ये मेरे फेस पे लगा हुआ है जूस, तो तुम इससे जो है अपनी भूख ख़त्म कर लो। सो शी मे बी हील्ड। लोरा kisses द जूस फ्रॉम लिज़ीज़ फेस, सफ़र टेरिबली बट इज़ फाइनली पर्ज्ड एंड रिडीम्ड। तो वो फिर फाइनली उसके फेस से जो है वो जूस चख लेती है और इस तरह से वो बेहतर हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आइडिया बताया जा रहा है, थोड़ा सा हम इससे पहले ना क्रिस्टीनिया रोज़ेटी जो है इनके थोड़े से रिलीजियस व्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि वो एंग्लो कैथोलिक ब्रांच जो है चर्च इंग्लैंड का, उस ब्रांच से उनका लिंक था। हर फेथ वॉज डीप एंड स्ट्रिक्ट, तो उनका जो यकीन था वो बहुत ज़्यादा गहरा भी था और सख्त भी था। रिलीजन इनकी लाइफ में और पोइट्री दोनों में सेंट्रल है। रिलीजियस डिफरेंसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने दो अपनी जो इंगेजमेंट थी वो तोड़ दी थी। पहली जेम्स कॉलिंसन और सेकंड चार्ल्स काहले के साथ थी, और इसी वजह से इन्होंने तोड़ी थी क्योंकि इनको लगता है कि जो उनके बिलीफ हैं और जो इनके बिलीफ हैं मैच नहीं करते। बिलीफ
करती थी कि मैरिज जो है ना वो उसमें रिलीजियस यूनिटी होनी चाहिए, और अगर ये नहीं होगी तो ये इनकी स्पिरिचुअल लाइफ को हार्म पहुँचाएगी। स्पिरिचुअल कन्विक्शन की बात करें तो रोज़ेटी जो है वो सोचती हैं कि जो अर्थली लव है ये टेम्परेरी है, डिवाइन लव हमेशा रहना है, और वो वैल्यू देती हैं कि हमें फेथ और सर्विस जो है वो इन दोनों का हकदार जो है वो गॉड हैं। और रोमांटिक रिलेशनशिप से ज़्यादा वो जो खुदा की सर्विस हम कह सकते हैं उस पर ज़्यादा बिलीव करती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, अपनी फैमिली के साथ उनकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और जो है चैरिटेबल कुछ वर्क भी करती थी, रिलीजियस पोइट्री लिखती थी, और उनके नज़दीक शादी कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी कि एक प्योर और फेथफुल लाइफ गुजारने के लिए। अच्छा, पोएम में क्या होता है, गॉब्लिन लिज़ी पर अटैक करते हैं और ये रिफ्यूज़ कर देती है कि मैंने फ्रूट नहीं खाने। वो ज़बरदस्ती इसके फेस पे, बॉडी पे वो मल देते हैं, और लिज़ी जो है वो सामने एक स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं दीवार की तरह खड़ी हो जाती है, और जो है उनसे वो जितना भी अटैक करते हैं उनके आगे रेजिस्ट करती है और मजबूत बन जाती है, और फिर अपनी सिस्टर के पास जाती है उस जूस के साथ। तो यहाँ पर ये दोनों सिस्टर जो हैं ये अर्ली और लेटर विक्टोरियन फीमेल्स को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लोरा जो कि फ्रूट खा लेती है वो वीक है, टेम्प्टेड होने वाली है, और उसके अलावा वो रेजिस्ट नहीं कर सकती मैंस पावर के आगे, वो इस चीज़ को सिम्बलाइज करती है वीक जो फीमेल कैरेक्टर है उनको। उसके बाद हम लेटर विक्टोरियन पोजीशन वुमेन की देखें तो उनमें लीजी है जो रेजिस्ट करती है और सेव करती है। लोरा को ये बताती है कि औरतें कितनी ब्रेव हैं, एक्टिव हैं बाद में आने वाली, और स्ट्रॉन्ग कितनी हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मर्दों के सामने खड़ी हो सकती हैं और अपना दिफा करना जानती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लैंग्वेज उसने यूज़ की है वो फिज़िकल वायलेंस की, फोर्स एंड वायलेशन मेक्स रीडर थिंक ऑफ सेक्सुअल असल्ट। जिस तरह की इसमें एरोटिक लैंग्वेज यूज़ की गई है और जिस तरह से वो उसको वायलेशन करते हैं गॉब्लियंस, तो ये रीडर को फील करवा देते हैं कि कोई सेक्सुअल असल्ट है। लिजी जो है ये इसे मेल गॉब्लियन ने सराउंड घिरा हुआ है, और वो इसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहते हैं, ये बड़ी रेजिस्ट करती है, वो जूस जो है वो सारा लगा देते हैं इसके फेस पे, और फिर भी ये अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन रखती है, और शी इज़ नॉट कंज्यूम्ड। इसी वजह से बहुत से मॉडर्न क्रिटिक कहते हैं कि इट्स एन एलिगरी ऑफ अटेम्प्टेड रेप और सेक्सुअल वायलेशन। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं इन रोज़ेटीज़ विक्टोरियन वर्ल्ड दिस इमेजरी आल्सो सिंबलाइज द डेंजर ऑफ मेल लस्ट एंड फीमेल वल्नरेबिलिटी। रोज़ेटी के जो विक्टोरियन इरा में चूँकि वो पोएटेस रही हैं, तो अगर उस टाइम को हम देखें तो ये मेल लस्ट के डेंजर को भी दिखाते हैं और बताते हैं कि फ़ीमेल कितनी वल्नरेबल कंडीशन में थी, कितनी वीक थी। एट द सेम टाइम लिज़ी जो है वो रेज़िस्ट करती है, तो जो लिज़ी का रेज़िस्ट करना है ये उसको एक क्राइस्ट लाइक फिगर बना देता है, और वो सफ़र करती है, और लेकिन जो उसकी सफ़रिंग है उससे वो खुद को किस चीज़ में टर्न करती है, बट टर्न्स दैट सफ़रिंग, वो सफ़रिंग को टर्न कर देती है इनटू साल्वेशन फॉर लोरा। लोरा के लिए वो इसमें से सुकून लेकर जाती है, उसके लिए बेहतरी लेकर जाती है। ड्यूरिंग द विक्टोरियन इरा में क्या होता है, सोसाइटी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, कि अब थोड़ा-सा एनालिसिस हम देखेंगे कि ये सब कुछ क्या था, कि ये क्यों वो रेज़िस्ट कर रही है क्राइस्ट लाइक फ़िगर किस तरह से वो अपनी बहन के इस सफ़रिंग से निकल के अपनी बहन के लिए आसानियाँ लेकर जा रही है। असल में विक्टोरियन एरा में ऐसा क्या था जिसको हमें क्रिस्टीना रोज़ेटी ने यहाँ पर बताया। विक्टोरियन एरा में क्या था कि औरतों के लिए रूल बहुत सख्त थे, स्पेशली सेक्सुअलिटी के रिगार्डिंग औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो इनोसेंट और प्योर रहें अंटिल अपनी जब तक उनकी मैरिज नहीं हो जाती है, जबकि आदमियों से ये चीज़ें और ये स्टैंडर्ड जो थे एक्सपेक्ट नहीं किए जाते थे। डॉक्टर उस टाइम कुछ हार्मफुल उन्होंने मेडिकल प्रोसीजर किए थे, और उनका ये बिलीव था कि जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं औरतों के, इनको अगर रिमूव कर दें तो जो इनको ये इमोशनल प्रॉब्लम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, वो इसी वजह से होती हैं, तो वो इसको उनकी मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करते थे। रिस्पेक्टेबल जो वुमेन थी उनके लिए ये सपोज किया जाता था कि उनमें कोई सेक्सुअल डिज़ायर ना हो, वो कोई भी प्लेयर सीकर ना हो, और ये एक इम्प्रॉपर चीज़ समझी जाती थी। हाउएवर वहाँ पर हिपोक्रेसी थी ना सोसाइटी में, जो प्रोस्टिट्यूशन का वहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रोफ़ेशन था, बड़ा कॉमन था,
और औरतें गरीब थीं और बच्चे जो थे ख़ासतौर पर जो प्रोस्टिट्यूट औरतों के बच्चे होते थे उनको हार्श काम करना पड़ता था। एट द सेम टाइम कुछ प्रोग्रेसिव थिंकर्स भी थे, रिफॉर्मर्स भी थे जिन्होंने बेटर करना चाहा जो वुमेन के हवाले से एक अप्रोच थी उसे और औरतों के राइट्स को बेहतर करना चाहा। दे ट्राई टू इम्प्रूव कंडीशन फॉर वर्किंग वुमेन एंड चैलेंज अनफेयर ट्रीटमेंट, और उन्होंने इस बात पर और इस बात पर उन्होंने एहतजाज भी किया कि औरतों की कंडीशन जो है उसे ठीक किया जाए और ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट है इसे ख़त्म किया जाए। क्वीन विक्टोरिया की अगर बात करें जो उस वक्त थी, वाज ऑफन सीन एज अ सिंबल ऑफ मोडेस्टी, इन्हें मोडेस्टी की सिंबल समझा जाता था जब भी कोई बात होती थी, चूँकि क्वीन जो थी वो आप कह सकते हैं हम लीडर थी, तो इन औरतों को मतलब इन्हीं के नक्शे कदम पर चलना था। तो इसकी वजह से क्या होता था कि शी मेंटेन्ड अ केयरफुल पब्लिक इमेज बिकॉज शी अंडरस्टूड द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ टाइम। तो उन्होंने भी अपनी इमेज जो थी उसको अच्छा मेंटेन किया इसी वजह से, क्योंकि वो जानती थी उस वक्त की क्या एक्सपेक्टेशन है। इवन क्वींस जो थी वो भी इस रूल को फॉलो करती थी। सोसाइटी जो है वो जज करती थी औरत को उस टाइम में मोर हार्शली देन मैन, मर्दों से ज़्यादा औरतों पर सकती थी। मैन कुड बिहेव फ्रीली, मर्द आज़ाद थे, वेल वुमेन वर पनिश्ड फॉर द सेम एक्शन, जबकि औरतों को ऐसा ही कोई जुर्म का इर्तिकाब करने पर सज़ा दी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं एक कंटेजियस डिजीज़ थी, एक मोहलक बीमारी थी, ओनली women were punished or imprisoned for diseases spread through prostitution while men were never inspected or blamed। तो इस डिज़ीज़ का हकदार जो है या इसकी हम कह सकते हैं इसकी जो सज़ा होती थी या इसकी जो पनिशमेंट होती थी और इसकी जो काज होता था वो औरत को कंसिडर किया जाता था, जबकि मैन जो थे वो उनको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया जाता था। तो गॉब्लियन मार्केट में क्रिस्टीनिया रोज़ेटी जो है इस आइडिया को दिखाती हैं। शुरू में हम देखते हैं कि वो वार्न करती हैं फीमेल डिज़ायर के अगेंस्ट अपनी सिस्टर को मना करती हैं। लेकिन रियलिटी में वो विक्टोरियन जो एटीट्यूड है उनको चैलेंज कर रही हैं। किस तरह से? बाय शोइंग फॉरगिवनेस एंड होप, द स्टोरी ऑफ लॉरा's रिडेम्पशन आफ्टर हर मिस्टेक सिंबलाइजेज अ मोर कंपैशनेट व्यू ऑफ वुमेन एंड देयर एबिलिटी टू रिकवर एंड लिव हैप्पीली अगेन। तो यहाँ पर वो एक आइडिया भी देती हैं कि औरतों को भी कंपैशन की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है और उनको उनके अंदर भी ये सलाहियत है कि वो फिर से रिकवर हो सकती हैं और उन्हें वो भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ डिवाइसेस का ज़िक्र किया है, यहाँ पर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, इनको भी देख लीजिएगा कि कौन-कौन सी डिवाइसेस वो यूज़ करती हैं अपनी पोएट्री में। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि फ्लेम जो है उसका वो ज़िक्र करती हैं, फ्लेम ऑफ फायर का। The flame of fire appears as a recurring image in the poem and symbolizes Laura's burning desire or uncontrollable hunger for the goblin fruits। तो यहाँ पर जो फ्लेम ऑफ फायर का उन्होंने जिक्र किया है, ये लॉरा की बर्निंग डिज़ायर को सिंबलाइज करती हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, जो बढ़ती जा रही हैं। इट रिप्रेजेंट टेम्पटेशन एंड पैशन, शोइंग हाउ हर क्यूरोसिटी एंड लॉन्गिंग ग्रो स्ट्रॉन्गर। ये बताती हैं किस तरह से उनकी जो ख्वाहिशात थी वो बढ़ रही थी। जस्ट लाइक फायर दैट स्प्रेड क्विकली वंस इग्निटेड, जब आग को आप एक दफ़ा जला देते हैं तो वो आप देखते हैं कि मज़ीद स्प्रेड ही होती है, वो रुकती नहीं है। तो बिल्कुल ये जो टेम्पटेशन है वो भी इसी तरह से ही बताई गई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने सिम्बोलिज़्म यूज़ की है। सिंबलिज्म में अगर देखें हम तो गॉब्लिन के फ्रूट जो हैं वो सिंबॉलिक हैं, फॉरबिडन फ्रूट हैं। इस तरह से लगता है जैसे आदम और हवा की स्टोरी से लिए गए हैं वो फ्रूट जो के रिप्रेजेंट करता था आदम और हवा की स्टोरी में टेम्पटेशन, सिन और मॉरल डाउनफॉल को। बिल्कुल ये वही है। कुछ क्रिटिक इवन वो जब इसको इंटरप्रेट करते हैं तो वो कहते हैं फ्रूट जो हैं यहाँ पे सिंबल हैं सेंशुअल और सेक्सुअल टेम्पटेशन की। और सिंस द डिस्क्रिप्शन ऑफ गॉब्लिन एंड फ्रूट्स ऑफन हिंट एट बॉडीली डिज़ायर एंड लॉस ऑफ इनोसेंस, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रूट खाने के बाद एक बॉडीली डिज़ायर्स प्रोड्यूस होती हैं और उसके साथ साथ इनोसेंस का लॉस हो जाता है। अच्छा जी, राइमिंग स्कीम अगर इसमें देखें तो कोई फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं फॉलो की, इरेगुलर राइमिंग पैटर्न यूज़ किया गया है और ये इसके एक चार्टिक टेम्पटेशन को भी दिखाता है और एक इमोशनल अप एंड डाउन को दिखाता है जो कि उन सिस्टर्स ने एक्सपीरियंस किया था। यानी कि जिस तरह से अनप्रिडिक्टेबल या फिर अनएक्सपेक्टेड टेम्पटेशंस वो फेस कर रही थी, जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड डेंजर्स को फेस कर रही थी, इसी तरह से इसका अनएक्सपेक्टेड या इरेगुलर सा राइमिंग स्कीम है। यूज़ ऑफ एलिग्री अगर हम देखें तो गॉब्लिन मार्केट एक एलिग्री है, एक स्टोरी है कि एलिग्री क्या होती है जिसमें मोरल और स्पिरिचुअल को मीनिंग छुपा होता है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं टेम्पटेशन और प्योरिटी की एक जंग नज़र आपको आती है। दूसरी तरफ देखते हैं एक तरफ सिन है और दूसरी तरफ रिडेम्पशन है एंड
सिस्टर्स लव पावर टू सेव, और देखते हैं हम सिस्टर्स की जो है आपस में जो उनका प्यार है वो उनकी पावर है जो उनको सेव करता है। और लोरा का फॉल होता है और लिज़ी सेक्रीफाइस करती है। ये सिंबलाइज करते हैं किस तरह से लव, फेथ और फॉरगिवनेस जो है, अगर ये अडॉप्ट की जाए तो ये बहुत सी जो मॉरल करप्शन है, ये वर्ल्डली टेम्पटेशन है, उससे आपको बचा लेती है। तो आज की हमारी पोएम का एनालिसिस भी हो गया है और हमने इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें देख ली हैं मारूज़ी के हवाले से, ऑब्जेक्टिव सेक्शन के हवाले से। सब्जेक्टिव सेक्शन में ये है कि आप इसमें जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अगर देखें तो इसमें क्रिस्टीना रोज़ेटी एज अ विक्टोरियन राइटर, एज अ फेमिनिस्ट राइटर, पोएम का एनालिसिस, पोएम की ओवरऑल क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो ये 4 सवाल जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इन सवालों को तैयार करें तो इंशाल्लाह जो है या आपकी पोएम जो है इस में से अगर आपका कोई सवाल आता है तो आपका वो सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है जो अब आपके लिए डिफ़िकल्ट होगी। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।